हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 21 नवंबर 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी डाउनलोड कर पाएंगे और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा ऐप से आप हमारे मध्य प्रदेश जेल पहरी की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स, फुल कोर्स अवेलेबल है। एमपीएसआई के लिए कोर्स, एमपी इंग्लिश का कोर्स सभी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप नंबर और या इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा थॉट भी संस्कृत से ही है। हमारा थॉट है, उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये संस्कृत का एक श्लोक है और ये कह रहा है आपसे कि बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मनोरथ, आप यानी मन में जो चाहते हैं, केवल उससे कार्यों की सिद्धि नहीं होती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये उसी प्रकार से जैसे सोता हुआ सिंह अगर ये सोचे कि मृग आकर उसके मुख में प्रवेश कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। भले ही वो सबसे शक्तिशाली है, भले ही वो जंगल का राजा है, आपके पास कितने ही साधन हो, आप कितने ही बलशाली हो, आप कितने ही बड़े हो, आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे। तो आप भी प्रयास कीजिए, उठिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि किसने तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स देशों ने किस नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये आतंकवाद विरोधी नीति है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश की अध्यक्षता में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया गया है? तो ये रूस के द्वारा। चौथा प्रश्न है कि गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -10.3%। पांचवा प्रश्न है कि भारत के एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको 63वां स्थान मिला है। वहीं छठवां प्रश्न है कि बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नीतीश कुमार बने हैं। सातवां प्रश्न कि किस राज्य में स्थित कीथम झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आठवां प्रश्न, स्पेस एक्स और नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू को पहले ऑपरेशनल मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा है। इस क्रू का नाम क्या है? तो इसका नाम है कैप्सूल रेसिलियंस। वहीं 9वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोपालकृष्णन। 10वां प्रश्न है कि किस प्रदेश में एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल खोली जाएगी? तो ये महाराष्ट्र में। वहीं 11वां प्रश्न है कि किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? तो ये गोवा की पूर्व राज्यपाल थी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता का कोलकाता में निधन हो गया? तो उनका नाम है सौमित्र चटर्जी। 13वां प्रश्न कि किस राज्य में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। 14वां प्रश्न है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्मृति मंधाना को। और 15वां प्रश्न है कि 15 एशिया प्रशांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है RCEP। वहीं 16वां प्रश्न है कि क्रिकेट टीम इंडिया का आधिकारिक किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये MPL बना है। 17वां प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये सोनू सूद को। 18वां प्रश्न है कि किस राज्य में गो कैबिनेट का गठन किया गया है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। और 19वां प्रश्न है कि WF की 36 स्मार्ट सिटी रोडमैप शहरों में कितने भारतीय शहर शामिल है? इसमें 4 भारतीय शहर शामिल हैं। और 20वां प्रश्न है कि फीफा ने भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द किया है। अब इसका आयोजन भारत में कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में अब 2022 में किया जाना है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन की बैठक की है? और ये बैठक की है लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के साथ में, यानी कि जेवियर बेटल जो है वो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ एक वर्चुअल शिखर बैठक हुई और इस दौरान उन्होंने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय यानी दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं उनके सभी आयामों पर चर्चा की। भारत और लग्जमबर्ग ने वित्त क्षेत्र में सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और इसके अलावा लग्जमबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। और ये आपको याद रखना है। बात लग्जमबर्ग की करें, यहाँ की राजधानी भी लग्जमबर्ग है क्योंकि लग्जमबर्ग एक बहुत छोटा सा यूरोपियन देश है। इसके प्रधानमंत्री जेवियर बेटल हैं और मुद्रा यहाँ की यूरो है।
अब मैप में मैं आपको लग्जमबर्ग लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको लग्जमबर्ग जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप में। यूरोप में जाएंगे आप, यहाँ पर आप फोकस करेंगे, इस जगह पर आपको ध्यान से दिखाई देगा बेल्जियम के नीचे। तो ये एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, ये ऊपर की तरफ बेल्जियम है, राइट। इस तरफ देखेंगे तो जर्मनी है और इस तरफ देखेंगे तो फ्रांस है। तो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के बीच में लग्जमबर्ग है, जिसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको पिछले करंट अफेयर में बता दूं कि जिन जिन देशों के साथ भारत का शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इटली के प्रधानमंत्री जुइजेप्पे कॉन्टे के साथ में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ 7 नवंबर को, मैंने आपको बताया था। उसके अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के साथ मोदी जी का द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ 28 सितंबर को। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ 27 सितंबर को एक इसी प्रकार का द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ है। बात अब दूसरे प्रश्न की होगी कि किसने बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का जो हर साल आयोजित होने वाला प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, जिसका नाम बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन शिखर बैठक है, ये 2020, इसका उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया। अब इस शिखर सम्मेलन में जो होना है प्रौद्योगिकी सम्मेलन में, कि कोरोना महामारी के बाद विश्व में जो नई नई चुनौतियां उभरी हैं और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रमुख तकनीकी हैं, उनके प्रभाव पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु टेक समिट 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पारमेलिन और दुनिया भर की कई सारी मशहूर हस्तियां इसमें शिरकत करने वाली हैं, भाग लेने वाली हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, और इसका शुभारंभ किया गया भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया गया है। दूसरे चरण में क्या होगा, तो भूटान के नागरिक भारत में रहते हैं तो वो रुपे कार्ड नेटवर्क का लाभ उठा पाएंगे, यानी रुपे कार्ड के द्वारा भारत में वो काम खरीदारी वगैरह या भुगतान कर पाएंगे। इस कार्ड का पहला चरण जो था उसका शुभारंभ हुआ था 2019 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर गए थे, और इसके तहत जो भारत के नागरिक हैं उन्हें भूटान के एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि पीओएस जो मशीन होती है जिसमें आप कार्ड स्वैप करके पेमेंट करते हैं किसी भी दुकान पर, उसको पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, तो उसके द्वारा लेन देन के लिए सक्षम बने थे। यानी पहले भारत के नागरिक भूटान में भुगतान कर सकते थे, अब भूटान के नागरिक भारत में रुपे नेटवर्क का लाभ उठा पाएंगे। बात भूटान की करेंगे, यहाँ की राजधानी थिम्पू है और प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग या लोटे शेरिंग है। मुद्रा यहाँ की निगलुत्रम है और इसके अलावा भारतीय रुपया भी यहाँ पर चलता है। चलिए मैप में मैं आपको भूटान लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर भूटान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको भारत के थोड़ा सा पूर्वी में या उत्तर पूर्वी हिस्से में। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो ब्लू कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है, ये भूटान है, जो तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है और ऊपर इसकी सीमा तिब्बत जो कि चाइना के कब्जे में वर्तमान में उसके साथ लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि माइया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, और ये जो है मालडोवा की हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो माइया सेंडू इन हाल ही में जो इगोर जो डोडन है उनको हराया और हराने के बाद मालडोवा के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। इनको जो है डोडन को मिले थे 42.2% वोट, जबकि जो सेंडू हैं इनको 57.7% वोट मिले हैं। सेंडू जो है विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री हैं और यूरोपीय संघ के इनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। बात करें मालडोवा की, तो यहाँ की राजधानी चिसिनाउ है और राष्ट्रपति यहाँ की बन गई है माइया सेंडू। मुद्रा यहाँ की मोल्डोवन लीव है। मैप में मैं आपको अब मालडोवा लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको मालडोवा जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप में, और यूरोप में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये यूक्रेन के और रोमानिया के बीच में ये स्थित जो है कॉफ़ी कलर का देश मालडोवा है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसके तीन तरफ से, यानी ऊपर की तरफ से भी, नॉर्थ से भी, ईस्ट से भी यानी पूर्व से, और दक्षिण से तो यूक्रेन की सीमा लगी हुई है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे पश्चिम में तो रोमानिया की सीमा इसके साथ लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न आया आपके सामने, उससे पहले करंट अफेयर में मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं आंग सान सू की, इनकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसने म्यांमार में आम चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। और इसके अलावा आइवरी कोस्ट के जो निर्वाचन आयोग है उसने जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अल्साने ओटारा, उनको तीसरी बार चुनाव जीतने की घोषणा की है। लुइस रोडोल्फो एबिंडर, ये जो है कोरोना में डोमिनिक रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति जॉन मागुफुली ने चुनाव में फिर से जीत दर्ज की है। इसके अलावा जो बिडेन तो अमेरिका में जीत गए हैं, तो ये आपको पता ही होगा। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, हाल ही में बोलीविया में कौन से जानलेवा वायरस ने दस्तक दी, और इस वायरस का नाम है चेपर वायरस, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो कोरोना वायरस का प्रकोप चल ही रहा है और इसी के बीच में एक और जानलेवा वायरस चेपर वायरस, इसकी आहट हुई है, इसके बारे में पता चला है। और अमेरिका का जो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है, जिसको हम सीडीसी कहते हैं, इसने हाल ही में बोलीविया में इस प्रकार के एक वायरस की खोज की है। कोरोना वायरस की तरह यही भी मानव से मानव में और जानवरों से भी मानव में हस्तांतरित होता है। और वायरस जो है हेमरेजिक फीवर, एक रक्तस्रावी बुखार है। 2003 में पहली बार बोलीविया के चेपर क्षेत्र में इस वायरस को देखा गया था, चिन्हित किया गया था, और तभी से इसका नाम चेपर वायरस पड़ा है। बात करें पिछले करंट अफेयर की, तो मच्छर द्वारा फैलाया गया एक और वायरस है, इसका नाम वेस्ट नील वायरस, और इससे भी स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की, कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और किस बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो है इसके ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के तहत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत $50 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इससे क्या होगा, जो परिवहन प्रणाली होगी वो द्रुतगामी होगी। अभी दिल्ली में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वाहनों के कारण, तो इस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इस राशि से परिवहन की व्यवस्था को सुधारा जाएगा, जिससे सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में राजधानी को सफलता मिलेगी। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को, और ब्रिक्स देशों के जो देश हैं, ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और मुख्यालय इसका शंघाई में है, चाइना के अंदर शंघाई, और अध्यक्ष इसमें मार्कोस श्रोजे हैं। और पहले ट्रोजो हैं, जो पहले इसके अध्यक्ष थे वो थे भारत के केवी कामत। बात करें अगले करंट अफेयर में जाने से पहले पिछले करंट अफेयर की, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर लागत की एक बुनियादी परियोजना को भी मंजूरी दी है। बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की, कि भारत सरकार, विश्व बैंक और किस राज्य के बीच परिवहन क्षेत्र पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और ये हुआ है मेघालय सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत सरकार, मेघालय और विश्व बैंक ने मेघालय में परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए और परिवहन को और आधुनिक बनाने के लिए $12 करोड़ की एक परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे राज्य को कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से करीब 300 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़कों में सुधार किया जाना है। बात करें विश्व बैंक की, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति यहाँ की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 20 पे टिक लग गया, ये गलत है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का, यानी 19 नवंबर सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2001 में इस विषय को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। और 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी इसे आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित कर दिया गया था। बात करें इसकी थीम की, तो इस बार की इसकी थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो हर साल 20 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 नवंबर 1959 को
याद रखिएगा 20 नवंबर को ये मनाया जाता है विश्व बाल दिवस, और 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी, और विश्व बाल दिवस को पहली बार 1954 में सर्वाधिक सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो शुरू हुआ था 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 15 से लेकर 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है, और इसका आयोजन जो नवजात शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता देना और इसके लिए सर्वोच्च स्तर पर प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। और इस साल राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का मुख्य विषय अस्पतालों सहित सभी प्रमुख स्थानों में प्रत्येक नवजात शिशु को गुणवत्ता, समता और सम्मान दिलाना है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की कि किन दो देशों ने ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये हस्ताक्षर किए गए हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत द्वीप देशों में चीन के बढ़ता जो प्रभाव है उसका मुकाबला करने के लिए एक लैंडमार्क रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको याद रखना है। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने इस पारंपरिक संपर्क समझौते यानी कि प्रीप्रोस्कल एक्सेस एग्रीमेंट इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें RAA की, यानी कि रेस्प्रोरल एसएस एग्रीमेंट की, तो ये जापान और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के एक दूसरे देशों में जाने और प्रशिक्षण में संयुक्त ऑपरेशन करने में सक्षम बनाएगा। बात जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों की करेंगे। तो जापान की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं, मुद्रा यहाँ की येन है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 12वें प्रश्न की कि किस देश के लेखक डगलस स्टुअर्ट ने उपन्यास शगी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है, और ये रहने वाले स्कॉटलैंड के, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आपने हो सकता है कई यूनिट से स्कॉटलैंड तो सुना होगा, तो ये नहीं पता होगा एक देश एक्चुअल में ये, तो ये देश है भी और नहीं भी है। एक्चुअल में 4 ऐसे देश हैं जो मिलकर एक देश बनाते हैं, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस नॉर्थ आयरलैंड, ये आपको याद रखना है, राइट। ये चारों मिलकर ही ब्रिटिश जो है ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जिसको हम जानते हैं के नाम से ये जाना जाता है। इन चारों देशों को कभी कभी ये एक अलग देश की तरह भी व्यवहार करते हैं, जैसे कि इसमें कई सारे खेल देखेंगे जिसमें इंग्लैंड की अलग टीम होती है, स्कॉटलैंड की अलग टीम होती है। तो डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इस वर्ष का जो बुकर पुरस्कार है वो स्कॉटलैंड के लेखक हैं 44 वर्षीय डगलस स्टुअर्ट। इनको उनके पहले ही उपन्यास सुग्गी बैन थे, उस उपन्यास का नाम इसको दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार। और ये उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो 1990 के दशक में ग्लासगो में पला बड़ा और जिसकी मां नशे की समस्या से जूझ रही थी। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में दुबई में, और इसे अंग्रेजी में लिखे जाने वाले कथा साहित्य के लिए प्रमुख पुरस्कार माना जाता है। बात करेंगे 13वें प्रश्न की कि किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, और ये बैठक हुई है सऊदी अरब की अध्यक्षता में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया, और बैठक में कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए, यानी कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में जो आर्थिक विपन्नता आई है उससे निपटने के लिए सामूहिक रूप से विश्व स्तर पर कार्यवाही को आगे बढ़ने पर चर्चा की गई है। तो ये आपको याद रखना है। बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। बात G20 की करेंगे तो 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था, और दुनिया की 20 प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ है। बात करेंगे 14वें प्रश्न की कि विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को जो है 77वां स्थान मिला है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत को विश्व रिश्वतों की जो जोखिम की वैश्विक सूची है, यानी ऐसी सूची जिससे पता चलता है कि किस देश में रिश्वत देने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, इसका नाम है ट्रेस ब्रेवली रिस्क मैट्रिक्स 2020 में 77वें स्थान पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 77वें स्थान पर भारत है। इसमें भारत की रैंकिंग 2019 में 78वीं थी, लेकिन इस बार ये घटकर 77वीं हो गई है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला और एरिट्रिया में सबसे अधिक वाणिज्यिक रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश हैं, ये आपको याद रखना है।
और सबसे कम जहां पर रिश्वतखोरी होती है वो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। आगे बढ़ेंगे, बात पिछले करंट अफेयर की करें तो भारत जो है वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों में 94वें स्थान पर है और भूख की गंभीर श्रेणी में है। इसके अलावा 14 अक्टूबर को बताया था कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जो CRI इंडेक्स है उसमें भारत को 129वां स्थान मिला है। वहीं 12वां प्रश्न है कि ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। राइट, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत 57वें स्थान पर है। और 25वां मैंने आपको बताया था 25 दिसंबर को कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 181वें देश में से 89वें स्थान पर है। विश्व बैंक के प्रमुख मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116 नंबर पर है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार भारत को शीर्ष 50 देशों में यानी कि 48वें स्थान पर भारत को रखा गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 15वें प्रश्न की कि विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बनेगा। तो विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कर्नाटक की सरकार ने विजयनगर को राज्य के नए जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दे दी है और विजयनगर अब राज्य का 31वां जिला होगा। अभी तक 30 जिले थे। नए जिले को किससे अलग करके बनाया जा रहा है, तो बेल्लारी से अलग करके बनाया जा रहा है और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर विजयनगर रखा गया है, जिसकी राजधानी हम्पी थी और हरिहर बुक्का इस राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। बात करें कर्नाटक की तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये कर्नाटक है, दक्षिण भारत का राज्य है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई बाला हैं। लोकसभा की यहाँ पर 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 225 सीटें हैं। वहीं विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बात करें प्रमुख उद्यानों की तो बंदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, आंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नगरहोल नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात प्रमुख बांधों में की करें तो अल्लामटी बांध है और कृष्णा राजा सागर बांध है। 16वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस प्रदेश में टाइग्रेस ऑन ट्रेल नाम से एक अनूठी रोमांचक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई है और ये मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए रोमांचक और सुरक्षित पर्यटन हो उसी को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी रोमांचक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई है और टाइग्रेस ऑन टेल के नाम से, क्योंकि इसमें सभी जो हैं वो महिलाएं शामिल भाग ले रही हैं और इस यात्रा में देश भर में शामिल होने वाली करीब 15 विशिष्ट महिलाएं राज्य के विभिन्न पर्यटनों का स्थल करेंगी, यानी मध्य प्रदेश के ही पर्यटनों का ये स्थल करेंगी। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। 26 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। यहाँ की जो राजधानी है भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। इसके अलावा प्रमुख बांधों में 2 बांध हैं, इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। आगे बढ़ेंगे, बात 17वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को लॉन्च की गई है और इसको लॉन्च किया गया राजस्थान में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के अवसर पर, याद रखिएगा, इस पर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है और इस योजना में जो गर्भवती महिला होती है उसको दूसरे जन्म पर भी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अभी तक पहले जन्म पर ये सहायता मिलती थी और इसके तहत प्रदेश में दूसरी संतान भी 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से महिलाओं को दी जाएगी। बात करेंगे फिलहाल की तो फिलहाल इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डूंगरपुर, याद रखिएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में लागू की गई है और योजना जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी। बात करेंगे अब हम राजस्थान की, तो मैप में देख लीजिए, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान, जयपुर यहाँ की राजधानी है, राइट, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। प्रमुख सीटों की बात करें तो 25 सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 सीट्स हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ पर है, माउंट आबू नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पर है, केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क है। बात करेंगे 18वें प्रश्न की कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और इन खिलाड़ी का नाम है सुदीप त्यागी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और सुदीप त्यागी, इन्होंने संन्यास का फैसला कर लिया है
और इन्होंने 4 वनडे भारत के लिए खेले हैं, उनमें 3 विकेट हासिल किए हैं और इसके अलावा 33 साल के एक खिलाड़ी ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। भारत के लिए अंतिम बार ये 2010 में खेले थे और चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मिलाकर कुल 14 IPL मैच खेल चुके हैं। ये आग बात करेंगे दूसरे जिन्होंने संन्यास लिया उन खिलाड़ियों की, तो वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स, इन्होंने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सैन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जो हैं उमर गुल, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करेंगे 19वें प्रश्न की। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु उम्र कितने वर्ष तय की है, और ये तय की गई है 15 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष तय की है और इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खिलाड़ी सुरक्षित रहें। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर पर, हर स्तर पर, चाहे वो पुरुष स्तर हो, चाहे महिला स्तर हो या अंडर 19 हो, किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र 15 वर्ष से ज़्यादा होना अनिवार्य है। बात करेंगे 20वें प्रश्न की कि महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिताओं को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इनको जो है अब 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने वाली T20 विश्व कप प्रतियोगिता 3 महीने के लिए स्थगित कर दी है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन नवंबर 2022 में होना था, लेकिन अब ये जो है 7 से लेकर 29 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन होगा। इससे पहले कोविड-19 महामारी थी, उसके कारण ICC ने न्यूजीलैंड में 2020 में होने वाले एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया है, और इसका विस्तार 2025 तक कर दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे। आज के प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि किस राज्य में प्राइवेट नौकरियों में स्थायी लोगों को 75% आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा किस विधेयक में किया गया है, और वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको PDF वगैरह सब मिल जाएगी। अब आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।